हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलेर फिशर और मैं आपके लिए लाई हूँ सेमेस्टर फिफ्थ में जो हमारे पास एजुकेशन है, नाम है कार्यस्थल को समावेश बनाना। इंग्लिश में आपकी बुक का नाम दे रखा है मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव, जिसके मैं आपको ऑलरेडी 3 चैप्टर पूरे फिनिश करवा चुकी हूँ और चैप्टर नंबर 4 की पार्ट 1 मैं आपको बना के दे चुकी हूँ, यानी हमारा पार्ट 1 क्लियर है। आज हम चैप्टर 4 का पार्ट 2 क्लियर करेंगे। फर्स्ट वीडियो थी चैप्टर 4 का, जो फर्स्ट वीडियो था उसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं जो हम इस पार्ट में क्लियर कर देंगे। ओके, आई होप आपने चैप्टर 4 का पार्ट 1 देखा होगा। अगर आपने अभी तक चैप्टर 4 का पार्ट 1 नहीं देखा है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। जल्दी से जाइए और पहले पार्ट 1 देखिए, फिर आकर पार्ट 2 देखिए। ओके, तभी आपको पूरा चैप्टर 4 समझ में आएगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये हमारी SOL की बुक है, BA प्रोग्राम वालों के लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर। ओके, देखिए हमारे चैप्टर यानी जो हमारी यूनिट 2 है, हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट 2 स्टार्ट हो रही है चैप्टर 4 से। और जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है पृथक्करण, एकीकरण और समावेशन। यानी हम इस पूरे पॉइंट में या इस पूरे चैप्टर में हम मेनली पृथक्करण, एकीकरण और समावेशन के ऊपर फोकस करेंगे और हम ये चीज़ देखेंगे कि पृथक्करण, एकीकरण और समावेशन क्या होता है और इसको हम किस तरह से देख सकते हैं और इस पर किस तरह से हम अपना प्रभाव डालते हैं या ये किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है। जिसमें हम पृथक्करण को मोस्टली कंप्लीट कर चुके थे फर्स्ट वीडियो में। यहाँ हम पृथक्करण के 1-2 पॉइंट देखेंगे और एकीकरण और समावेशन को देखेंगे। चलिए, जहाँ हमने लास्ट वीडियो एंड करी थी वहीं से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा पूरा हो चुका था, यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा पृथक्करण। संवेदनशीलता प्राप्त करना। फर्स्ट, अधिकांश लोग एक व्यक्ति को गलत तरीके से लेबल या कॉल कर सकते हैं। यानी जो अधिकांश लोग होते हैं वो लोग अलग होते हैं, उनको अलग तरीके से लेबल कर देते हैं या फिर कॉल करते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है जो बोल नहीं सकता, अधिकांश लोग उसको क्या बोलते हैं, "ओ गूंगे", ऐसे बोलते हैं ना, "ओ गूंगे", ये क्या है, ये हम उसको कॉल कर रहे हैं उस गूंगे शब्द का प्रयोग करके, उसको लेबल लगा रहे हैं गूंगे का। तो अधिकांश लोग ऐसे ही करते हैं यदि वह अधिकांश आबादी से शारीरिक रूप से अलग है। यानी अगर वो शारीरिक रूप से अलग है अधिकांश आबादी से, तो उसको ऐसे ही कॉल किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति है जो चल नहीं सकता, उसकी टांग में प्रॉब्लम है, तो अधिकांश लोग जो चल पाते हैं वो क्या बोलेंगे, "ओ लंगड़े, लंगड़े", ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं उन लोगों के लिए। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। इसलिए विशेष शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है कि ये हर व्यक्ति दूसरे से अलग होता है। यानी जो विशेष शिक्षा का जो हमारा ये दायरा है, इसमें सभी व्यक्ति को ये जानने की आवश्यकता है कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। तो उसे लेबल लगाने या ऐसे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ गलत है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति, चाहे वो नॉर्मल हो या अबनॉर्मल हो, बेशक वो नॉर्मल नहीं है, बट जो बच्चे नॉर्मल भी हैं वो भी एक दूसरे से अलग हैं, तो उसी प्रकार से वो भी अलग हैं। इसलिए हमें कभी भी ऐसे कॉल नहीं करना है, यही हमें इसके अंतर्गत बताया जाता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है हमारा पारस्परिक कौशल। इसके अंतर्गत देखते हैं पृथक शिक्षा में काम करने वाले शिक्षकों के पास अच्छा संचार कौशल होना चाहिए। यानी देखिए, किसी भी बच्चे को अच्छे से समझाने के लिए उस टीचर के पास अच्छी कौशल होना चाहिए, संचार कौशल होना चाहिए, तभी तो वो किसी को सही से समझा पाएगा। जब तक उसके पास समझाने के कोई भी तरीका नहीं है, अच्छा संचार कौशल नहीं है, तो वो किसी को क्या समझाएगा, क्या टीचर की बात कोई समझ पाएगा। ठीक है, क्योंकि विकलांग अलग अलग सक्षम बच्चों और उनके बच्चों के विशेष अथवा पृथक शिक्षा दी जाती है। यानी उन्हें विकलांग बच्चों को अलग और पृथक शिक्षा यानी बिल्कुल अलग शिक्षा दी जाती है। इसलिए टीचरों को अच्छा संचार होना चाहिए, उनके पास अच्छी संचार की गुणवत्ता होनी चाहिए, जिन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ या हानि होती है, विकलांग माता पिता के सामने
आने वाली चुनौतियों को समझाने के लिए विशेष शिक्षक उनके माता पिता को भी सलाह दे सकते हैं। यानी जो विशेष शिक्षक हैं वो उनके माता पिता को भी सलाह दे सकते हैं उनकी परेशानियों को लेकर, ताकि वो परेशान ना हों और अपने बच्चों को मोटिवेट करें। इसलिए प्रत्येक छात्र की ज़रूरतों और कठिनाइयों को समझने के लिए तालमेल स्थापित करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ताकि जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी उनकी सहायता करें और उनकी जो टीचर्स हैं वो भी उनकी सहायता करें। इसलिए उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो एक अच्छी संचार प्रणाली उनके पास हो, अच्छी संचार का कौशल उनके पास हो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा शैक्षणिक कौशल। शैक्षणिक कौशल के अंतर्गत देखते हैं, शिक्षकों को पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ाना है। यानी शिक्षक जो है, जो टीचर है, उसको पता होना चाहिए, उसके पास इतना कौशल होना चाहिए कि उसे कैसे पढ़ाना है ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। संक्षेप में सामाजिक विज्ञान, गणित और भाषा को एक विषय के रूप में कैसे पढ़ाया जाए। यानी जो इतने हार्ड सब्जेक्ट हैं जैसे कि सामाजिक विज्ञान, गणित, इनको एक विषय के रूप में कैसे बनाया जाए और जटिल सामग्री जो है उसको कैसे सरल बनाया जाए, किस तरह से उन्हें खंडों में बांटा जाए, ये भी एक टीचर को आना चाहिए। जब वो पढ़ा रहा है तो उसको ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर कोई कठिनाई है किसी चीज़ में तो उसको किस तरह से इजी वे में बता दिया जाए। जैसे कि अब मैंने ये आपको चैप्टर बता दिया, बट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको पृथक्करण, एकीकरण और समावेशन तीनों में कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न होगी। हर कोई हर कोई एक जैसे इंटेलिजेंट नहीं होता। कुछ बच्चे होते हैं हाँ समझ जाते हैं, बट कुछ बच्चे होते हैं थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न रह जाती है। अब उनकी कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बनाऊंगी जिसमें पृथक्करण, एकीकरण और समावेशन, इन तीनों टॉपिक को कवर करूंगी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में कुछ पॉइंटों के साथ। क्यों? क्योंकि जो बेस है ना वो क्लियर होना चाहिए। जब बेस क्लियर होता है तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। इस वीडियो के बाद अगर आपने वो वीडियो देख ली तो लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, चलिए फिर अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एकीकरण। एकीकरण के अंतर्गत क्या आता है, फर्स्ट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देती हूँ। एकीकरण देखो, नाम से भी पता चल रहा है, एकीकरण यानी एक करना, किसी चीज़ को एक करना। जैसे कि क्लास है, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, अब इनको अलग अलग रखा जाता है, ये अलग पढ़ते हैं, ये अलग पढ़ते हैं। अगर हम इन्हें अलग अलग ना पढ़ाकर सबको ये लाइन हटा दें बीच में से और ये जो बच्चे हैं सबको एक कर दें, यानी इन सबको एक करके पढ़ाएं, तो क्या होगा, एकीकरण। यानी किसी का भी एक साथ पढ़ना या एक साथ शिक्षा देना एकीकरण आता है। एक साथ मिलकर शिक्षा प्राप्त करना एकीकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए एकीकरण को अब हम बुक में से पढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एकीकरण की अवधारणा नई थी। यानी जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई थी तब एकीकरण की जो अवधारणा थी वो नई नई थी। अलग अलग शिक्षा में विपरीत एकीकरण प्रणाली में नियमित स्कूलों में अलग अलग सक्षम, अक्षम, विकलांग और समस्याग्रस्त छात्र शामिल थे। यानी देखिए, जो हमारा एकीकरण है उसमें, जो पृथक्करण है उसमें जो है, जो नॉर्मल बच्चे हैं उन्हें अलग पढ़ाया जाता है, जो अब नॉर्मल बच्चे हैं उन्हें अलग पढ़ाया जाता है। लेकिन एकीकरण में क्या है, जो हमारे सक्षम हैं, अक्षम हैं, विकलांग हैं और समस्याग्रस्त हैं, इन सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, एक साथ क्लासेस दी जाती है और सभी को एक समान माना जाता है। इसीलिए इसको एकीकरण के रूप में देखा जाता है। अब एकीकरण का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि छात्र स्कूल और समाज में फिट हो। यानी स्कूल और समाज में छात्र एक साथ फिट हो जाएं। जब हम उन्हें अलग अलग रखते हैं तो उन्हें फिट होने में, उन्हें सबके साथ कंफर्टेबल होने में टाइम लगता है और तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट हम शुरू से ही उन्हें एक साथ रखेंगे तो शायद उन्हें इतनी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, वो आसानी से फिट हो जाएं। यह भौतिक एकीकरण, सामाजिक एकीकरण और शैक्षणिक एकीकरण को संदर्भित करता है। यानी उसको बताता है कि किस तरह हम उन्हें भौतिक रूप से, सामाजिक रूप से और हर तरीके से उन्हें एक साथ एकीकृत करके रख सकते हैं और एक साथ रह सकते हैं। ठीक है, एकीकृत शिक्षा में विकलांग छात्रों को उनके विकलांगता के अनुसार आंशिक रूप से समायोजित और शिक्षित किया जाता है। यानी उन्हें मजबूत करने पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे।
नेक्स्ट अब हम देखेंगे पृथक्करण। यानी पृथक्करण जो है हमारा सभी को अलग अलग करने का जो तरीका है, पृथक्करण और एकीकरण के जो 4 प्रकार हैं, 4 जिस तरह से हम दोनों को देख सकते हैं, उन 4 प्रकारों को देखने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा शारीरिक एकीकरण। शारीरिक एकीकरण में शारीरिक एकीकरण का अर्थ विकलांग और गैर विकलांग बच्चों के बीच पृथक्करण को कम करना है। यानी शारीरिक रूप से जो विकलांग बच्चे हैं और जो गैर विकलांग हैं, दोनों के बीच की जो दूरी है उसको कम करने से है। नेक्स्ट आता है हमारा कार्यात्मक एकीकरण। यानी कार्यात्मक एकीकरण से हमारा मतलब दो समूहों के बीच कार्यात्मक दूरी को कम करना है जब वह विभिन्न संसाधनों और उपकरणों को उपयोग करते हैं। यानी देखिए, कार्यात्मक से पता चल रहा है ना, कार्य से रिलेटेड है, किसी काम को करने से रिलेटेड है। कार्य का अर्थ ही होता है काम से रिलेटेड। कार्यात्मक एकीकरण यानी काम में एकीकरण। जब हम दो समूह, जो विकलांग समूह है और जो नॉर्मल समूह है, दोनों के बीच की दूरियों को कार्य से रिलेटेड दूर करें, यानी उनके जो कार्य हैं उनमें जो दूरियां जब हम दूर करेंगे तो वो कार्यात्मक एकीकरण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक एकता। जब विकलांग व्यक्ति एक समुदाय का हिस्सा होता है, यानी जब कोई भी विकलांग है जो वो एक समुदाय का हिस्सा होता है, और सामाजिक एकीकरण का मुख्य उद्देश्य इन दोनों समूहों के बीच क्या है, दूरियां जो हैं वो कम करना है। यानी जो हमारे विकलांग व्यक्ति हैं उनकी जो समाज में जो दूरियां पैदा हो जाती हैं, जो दूरियां बनती हैं, उन सभी को दूर करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक एकता। सामाजिक एकीकरण में विकलांग व्यक्तियों को उनके समुदायों में शामिल है। यानी जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको हर समुदायों में, हर हिस्सों में, जितने भी हमारे पार्टिसिपेट हैं, जितने भी हमारे समूह हैं, उनमें शामिल करने से है। इसका मतलब है कि उनके पास व्यवस्था के समान अवसर और साधन हैं। यानी जब हम किसी भी विकलांग व्यक्ति को अपने समूह में शामिल करेंगे, जो हमारे समूह के लोगों के पास है वो फिर उनके पास भी मिलेगा, जो भी हमें अवसर मिलते हैं फिर वो उन्हें भी मिलेंगे, इसलिए उनके अवसरों में भी वृद्धि होती है। ठीक है, वह अपने परिवेश को स्वयं को बेहतर बनाने के लिए प्रभावित कर सकते हैं और अपने समुदायों को योगदान दे सकते हैं। यानी देखिए, जब वो अपने आप को बेहतर बनाएंगे, इसका मतलब जब वो अपने आप को बेहतर बना रहे तो अपने परिवेश को भी बेहतर बनाएंगे, जो अपने आसपास का माहौल है वो भी बेहतर होगा, जिससे हमारे समुदायों को भी हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं एकीकरण शिक्षा के उद्देश्य। अब एकीकरण शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं वो हम देखेंगे, निम्नलिखित दे रखे हैं। ठीक है, अब निम्नलिखित दे रखे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको पढ़ना। फर्स्ट हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, वो है कार्यक्रम छात्रों की सामाजिक और सांस्कृतिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं। यानी जो हमारे विकलांग बच्चे हैं या जो नॉर्मल बच्चे हैं, उनकी जो समस्या हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए ये बनाया गया है, ताकि सभी बच्चों की जो प्रॉब्लम है या जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सकें। नेक्स्ट है हमारा लक्ष्य समुदायों के भीतर स्वस्थ दृष्टिकोण और सुविधाजनक बनाना है। यानी सभी को स्वस्थ दृष्टिकोण यानी अच्छा दृष्टिकोण, अच्छी सोच देनी है और स्वस्थ जीवन देना है और सुविधाजनक चीज़ें देनी है। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिनका दृष्टिकोण अच्छा नहीं होता बिल्कुल भी, क्योंकि हम ऐसे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव करते हैं, तो उनका दृष्टिकोण भी अच्छा होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों को उनके दैनिक जीवन में अधिक स्वतंत्रता बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए, जो बच्चे ऐसे हैं जो अपने आप को हमेशा घुटन में महसूस करते हैं, तो उनके लिए दैनिक जीवन में हमेशा स्वतंत्रता बनाए रखना और उन्हें प्रोत्साहित करना कि नहीं, तुम भी कंफर्टेबल हो सकते हो, तुम भी किसी से कम नहीं हो, ये चीज़ उन्हें हमेशा बताना और हमेशा उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे हमारा है विकलांग बच्चों को आत्मविश्वास और समान समूहों महसूस करने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी जो विकलांग व्यक्ति हैं उनमें आत्मविश्वास भरना
और समान समूहों में प्रोत्साहित करना और सभी के समान समझने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना भी आवश्यक है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है विकलांगता का उपाय आसानी से और कम उम्र में किया जा सके। यानी इनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी है कि उनका जो इलाज है वो आसानी से किया जा सके और कम उम्र में किया जा सके, क्योंकि जब हमारी कम उम्र होती है तो हमारी जो कुछ शरीर की मांसपेशियां ऐसी होती हैं जो आसानी से हट सकती हैं और आसानी से जुड़ सकती हैं, बट बड़े होने के बाद ऐसा नहीं होता, तो उन चीज़ों में सुधार के लिए ये ज़रूरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पुनर्वास सेवाओं के प्रावधानों के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना प्रदान करना। यानी जो हमारे पुनर्वास होते हैं, जो हमारी सुविधा होती हैं, उनके लिए बार बार प्रयास करना और उन्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी छात्रों को एक मूल्यवान और सार्थक शिक्षा प्रदान हो। यानी सभी को एक समान समझना और एक समान शिक्षा देने का प्रयास करना। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एकीकृत शिक्षा का महत्व। यानी जो हमारी एकीकृत शिक्षा है उसका क्या महत्व है, क्यों इम्पोर्टेंट है एकीकृत शिक्षा, इसके बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा, एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम में सभी छात्र मुख्य धारा की सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। यानी सभी मुख्य धाराओं की जो सुविधाएं होती हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये व्यक्तिगत अनुभवों के विकास की सुविधा प्रदान करती है। यानी जो हमारी व्यक्तिगत अनुभव होते हैं उनमें भी जोर देती है और उन्हें भी आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। अब नेक्स्ट है हमारा शिक्षा को एकीकृत करके स्कूलों ने अपने वातावरण में सुधार किया है। यानी स्कूलों के वातावरण में सुधार के लिए भी एकीकृत शिक्षा का बहुत महत्व है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल भी निभाती है। वरना पहले जो अबनॉर्मल बच्चे होते थे उन्हें नहीं पढ़ाया जाता था, इसीलिए ये एकीकृत शिक्षा जो है उसने एक बहुत बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा एकीकृत शिक्षा के विकलांग बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी एकीकृत जो शिक्षा है उसमें जो विकलांग बच्चे हैं उन पर खासकर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अब हमारा एकीकृत शिक्षा विकलांग बच्चों को सामान्य स्कूल जीवन जीने में मदद करती है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी एकीकृत जो शिक्षा है वो सामान्य बच्चों की तरह उन्हें भी जीवन जीने का महत्वपूर्ण अवसर देती है और उन्हें एक सामान्य बच्चों की तरह ट्रीट करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। यह विकलांग लोगों की सामाजिक जीवन का अनुभव करने के लिए व्यापक अवसर प्रदान कराती है। यानी जो विकलांग लोग हैं उनका जो सामाजिक जीवन है उन पर भी वो ध्यान देती है और उन पर ध्यान देके उन्हें सुधारने पर भी बल देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एकीकृत शिक्षा का दायरा। यानी देखो अगर कोई चीज़ है तो उसका दायरा भी ज़रूर होता है। अब हम उसके दायरे को पढ़ेंगे कि एकीकृत जो है शिक्षा है उसके क्या क्या दायरे हैं। फर्स्ट है हमारा वृद्धि और विकास। एकीकृत शिक्षा का उन बच्चों को लाभान्वित कर सकती है जो उत्तराधिक धीमी गति से आगे बढ़ते हुए उनकी भविष्य में आवश्यक कौशल सिखाकर लाभान्वित हो सकते हैं। यानी ऐसे बच्चों को वो प्रेरित कर सकते हैं जो फ्यूचर में जाकर उनके लिए लाभांतर हो सकते हैं, वो एक लाभ के रूप में काम आ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आता है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। संज्ञानात्मक विकास विकलांग बच्चों के सामने आने वाली चुनौतियां उनके लिए कुछ अवधारणाओं को बनाने के लिए आवश्यक अनुभवों को प्रदान करना कठिन बना देती हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जब विकलांग बच्चों के सामने जो चुनौतियां आती हैं वो बहुत सारे अनुभवों को बहुत ज़्यादा कठिन बना देती हैं। क्यों? क्योंकि जो हम लोग इजीली प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए वो प्राप्त करना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एजुकेशन, हम लोगों के लिए बहुत इजी है एजुकेशन लेना, लेकिन जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का काम है। क्यों? क्योंकि अगर वो स्कूल में जाते हैं तो पहले तो टीचर्स वगैरह उनके साथ भेदभाव करते हैं, फिर उनके क्लासमेट्स वगैरह उनके साथ भेदभाव करते हैं, और ऐसे भेदभाव की वजह से वो लोग बहुत मुश्किल से, जो हमें इजीली मिल जाते हैं अनुभव, उन्हें वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हालांकि सामान्य विद्यालयों में शिक्षक और विशेष शिक्षक कुछ
कौशल विकसित करते हैं जो कुछ अवधारणाओं की नींव है। यानी जो स्पेशल जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं उनमें भी जो स्पेशल टीचर्स होते हैं वो कुछ ऐसे अनुभव बच्चों को प्रदान करते हैं जो उनकी नींव रखते हैं। जैसे कि अगर कोई उन्हें परेशान कर रहा है तो वो या तो उन्हें इग्नोर कर दें और आगे बढ़ जाएं अपनी लाइफ में, या फिर अगर आप छोटे हो तो अपनी टीचर से शिकायत कर सकते हैं ताकि टीचर उन्हें समझाए और वो आगे से ऐसा ना करें। ये उनकी नींव है, तो उनकी नींव को भी वो मजबूत करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्यवहार संबंधित समस्याएं, यानी जो हमारा व्यवहार है उससे रिलेटेड जो समस्याएं पैदा होती हैं वो कौन कौन सी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सीखने में आदतन प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि विकलांग बच्चे सामान्य स्कूलों में अन्य बच्चों के साथ मिलकर काम करें करके, चाहे उनके आयु समूह या विकलांग कुछ भी हो। यह एकीकृत शिक्षा प्रणाली में उनके अपने आदतों को विकसित करने के लिए बहुत जगह मिलता है। यानी देखिए, जो हमारी आदतें हैं, जो हमारे समूह हैं, उसमें जो हमारा विकास है वो भी एक ज़रूरी है, और ये विकास होना भी ज़रूरी है। जब हम कोई भी स्कूल में पढ़ते हैं और जो हमारे आसपास के लोग होते हैं उनसे संबंधित जो हमारा विकास है, समूह से संबंधित या व्यवहार से संबंधित जो हमारा विकास है वो भी होना अवश्य है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पारस्परिक संबंध। इसके अंतर्गत देखते हैं कि पारस्परिक संबंध में क्या आता है। जिन बच्चों को विकलांग माना जाता है उन्हें अनेक साथियों द्वारा सटक मोचक के रूप में देखा जाता है, यानी प्रॉब्लम के रूप में देखा जाता है, और उन्हें शिक्षकों द्वारा व्यवस्थित रूप में न्याय किया जा सकता है। यानी जो अगर कोई बच्चा है जो दूसरे बच्चों को चिढ़ा रहा है, जो परेशानी में डाल रहा है, तो उसको टीचर द्वारा समझाया जा सकता है और न्याय भी दिलाया जा सकता है। जब आप किसी बच्चे को इस तरह से लेबल करते हैं जो इस अंकित करता है कि वो आप उनकी समस्या का कारण है। यानी देखिए, अगर हम लोग किसी भी बच्चे को लेबल करते हैं कि तुम हमारी समस्या का कारण हो या हम तुम्हारी समस्या का कारण है, तो उस जगह पर टीचर अच्छे से न्याय कर सकता है और जो बच्चा ऐसा कर रहा है उसे समझा भी सकता है। और ये एक महत्वपूर्ण योगदान है और महत्वपूर्ण भूमिका होती है टीचर की जब वो बच्चों को ऐसे समझाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मार्गदर्शन और परामर्श। एकीकृत शिक्षा ने विकलांग बच्चों के लिए विशेष कक्षाओं या अलग कमरों के बजाय नियमित कक्षाओं में भाग लेने संभव बनाया है। यानी देखिए, पहले पृथक्करण में अलग शिक्षाएं, अलग क्लासरूम भी होते थे, लेकिन अब एक ही क्लासरूम में भाग लेना और एक ही क्लासरूम में बिठाना संभव बनाया है एकीकृत शिक्षा ने। ठीक है, एक एकीकृत स्कूल में भाग लेने वाले छात्र अभी भी विशेष प्रभावी प्राप्त करते हैं। यानी विशेष प्रभाव या विशेष प्रकार की ऐसी प्रभावशाला है, ऐसे प्रभाव वो प्राप्त कर पाते हैं जो पहले नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है जो एकीकृत शिक्षा ने हमारे सामने ला कर रखा है। इससे पहले एकीकृत शिक्षा से पहले कोई भी अबनॉर्मल और नॉर्मल बच्चे एक साथ नहीं पढ़ते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे एकीकृत शिक्षा की जो समस्याएं हैं, उनकी समस्याएं देखेंगे कि क्या क्या समस्याएं होती हैं। फर्स्ट हमारे फर्स्ट नंबर पे आता है विद्यालय में संसाधन कक्ष का अभाव होना। यानी जो हमारे विद्यालय होते हैं उनमें संसाधन कक्ष जो होते हैं, जहाँ ऐसे बच्चों के लिए संसाधन रखे होते हैं, ऐसे बच्चों के लिए चीज़ें रखी होती हैं जो अक्षम हैं, जो एबल नहीं है किसी कार्य को करने के लिए, तो उनका अभाव होना यानी उनकी कमी होना या उनका ना होना भी एक समस्या है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विकलांग बच्चों को नामांकन में कोई दिलचस्पी ना होना। यानी जो विकलांग बच्चे होते हैं उनको नामांकन यानी एडमिशन में कोई दिलचस्पी नहीं होती, या फिर वो एडमिशन लेना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि स्कूलों में उन्हें टीज़ किया जाता है, उन्हें छेड़ा जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, इसलिए कुछ बच्चे भी एडमिशन नहीं लेते। ओके, अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा छात्र और शिक्षक विकलांग लोगों को स्वीकार नहीं करते। यानी जो और स्टूडेंट होते हैं और वहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो विकलांग बच्चों को स्वीकार नहीं करते, उनके साथ एक अलग ही व्यवहार करते हैं, इसीलिए भी ये भी एक समस्या के रूप में देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है विकलांगता निधि उचित तरीके से प्रदान नहीं की जाती। यानी जो उनकी विधियां होती हैं जो विकलांग बच्चों के लिए
निवारण का काम करती हैं वो उचित तरीके से नहीं मिल पाती है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं संसाधन। शिक्षकों को स्कूल आने में कोई दिलचस्पी नहीं है, यानी जो ऐसे बच्चे हैं या ऐसे संसाधन नहीं मिल पाते उन बच्चों को, जिसकी वजह से उनकी जो दिलचस्पी होती है स्कूल आने की वो ख़त्म हो जाती है या फिर समाप्त हो जाती है। ओके, यहाँ तक आई होप आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आई हों। एकीकरण, ये पूरा एकीकरण आपको समझ में आ गया हो और पृथक्करण भी आपको पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं समावेशन। कि समावेशन होता क्या है। देखिए, इसके नाम से ही पता चलता है समान, समावेशन यानी समान रखना और सभी को समान तरीके से रखना, और उनकी जो एजुकेशन देनी है वो उनकी क्षमता के अनुसार देना। यानी अगर कोई बच्चा है, ए बच्चा है जो नॉर्मल है, बी बच्चा है जो विकलांग है, तो उसकी विकलांगता को ना देखकर दोनों को इक्वल मानना और दोनों की क्षमता को देखना। अगर ये बच्चा थोड़ा कमज़ोर है तो इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। अगर ये बच्चा विकलांग होने के बावजूद ठीक है पढ़ने में, तो इस पर थोड़ा नॉर्मली ध्यान देना। तो उनकी क्षमता के ऊपर ध्यान देना ही समावेशन का मुख्य उद्देश्य है। और सभी बालक बालिका सभी को एक साथ और एक ही नज़र से देखना ही समावेशन का उद्देश्य है। ठीक है, अब समावेशन को हम बुक के अनुसार पढ़ते हैं कि बुक में समावेशन के बारे में क्या लिखा है। ओके, समावेश, समावेशन कह लो या समावेश कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समावेश की अवधारणा विशेष शिक्षकों से आती है, यानी जो विशेष शिक्षक होते हैं या विशेष जो वो छात्र और टीचर होते हैं उनसे आती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पिछले 3 दशकों में शिक्षक विशेषज्ञों ने पृथक शिक्षक की आलोचना की है, यानी जो अलग शिक्षा होती है, जो पृथक्करण है, उसकी बहुत ज़्यादा आलोचना की है। किन्होंने? समावेश वालों ने। ठीक है, बहुत ज़्यादा आलोचना की है और समावेशी शिक्षा के महत्व के बारे में आम सहमति बनाई गई है। यानी जो समावेश की जो शिक्षा है उसको आगे बढ़ाने की बात की गई है और उसके लिए आम सहमति यानी सभी की सहमति दिखाई गई है। अब स्कूलों ने हाल के दशकों में विद्यालय बच्चों को कई तरह की सेवाएं प्रदान की हैं। इसके अलावा यह माना जाता है कि बच्चों को अपने साथियों के साथ अपनी गति से सीखने में सक्षम होना चाहिए। यानी देखिए, अगर कोई बच्चा है, बेशक वो स्कूल जा रहा है, तो स्कूल के साथ साथ उन्हें उनके साथियों के साथ भी उनकी गति से सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि वो भी प्रेरणा लें और अपने साथियों से भी ठीक सीखें। ठीक है, इसीलिए समावेशी शिक्षा विकलांग छात्रों, कठिन परिस्थितियों में बच्चों, आगे चलते हैं, में बच्चों और जातीय अल्पसंख्यकों से संबंधित कुछ अतिरिक्त सहायता, जैसे संसाधन कक्ष, संसाधन शिक्षक आदि के साथ नियमित शिक्षा प्रणाली प्रदान करते हैं। यानी उनको बढ़ाने का पूरा पूरा प्रयास करते हैं समावेशन वाले, उनके लिए हर मुमकिन कोशिश वो करते हैं। ठीक है, ताकि उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे है इसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को संशोधित करके सभी छात्रों के लिए शिक्षा में सुधार करना है। यानी देखिए, जो समावेशन है वो सिर्फ स्पेशली जो हमारे नॉर्मल बच्चे नहीं हैं उनके लिए नहीं है, वो सबके लिए समान काम करता है। चाहे वो अब नॉर्मल हो या नॉर्मल हो, सभी के लिए समान काम करता है, चाहे वो विकलांग हो या ना हो। उनकी नज़र में सभी समान है और सभी की शिक्षा पर वो ध्यान देते हैं और सभी को शिक्षा के लिए प्रेरित भी करते हैं। समावेशी शिक्षा यह सुनिश्चित करती है कि सभी छात्रों को समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। यानी देखिए, जो समावेशी शिक्षा है वो सभी के लिए समान अवसर प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है और सभी को समान अवसर देने की भी कोशिश करती है। ठीक है, समावेशी शिक्षा प्रणाली में सभी छात्रों को स्वागत किया जाता है। यानी समावेशी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कोई भी बच्चा, मतलब चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो अब नॉर्मल हो, सभी का स्वागत किया जाता है। ऐसा नहीं है जो नॉर्मल नहीं है उन्हें छोड़ दिया जाए या जो नॉर्मल है उन्हें छोड़ दिया जाए, नहीं, वो सभी का स्वागत करते हैं और सभी को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। 3 तत्वों ने आमतौर पर समावेशी अवधारणा के आधार का गठन किया है। अब वो 3 तत्व जो हैं वो कौन कौन से हैं, ये हमें निम्न दे रखे हैं, ये हमें नीचे दे रखे हैं। चलिए फिर इनको देखते हैं।
फर्स्ट है हमारा समावेश एक प्रक्रिया है, यानी जो हमारी समावेश है वो एक प्रक्रिया है। किस प्रकार से प्रक्रिया है, चलिए इसको देखते हैं। समावेश विविधता को संबोधित करने के बेहतर तरीके के निरंतर खोज की यात्रा है। यानी जो समावेश है वो एक ऐसी यात्रा है जिसमें हम बेहतर तरीकों को खोजते हैं कि किस तरह से बेहतर और बेहतर और बेहतर बना जा सके। ये एक ऐसी यात्रा है, ठीक है। समावेश हमें यह भी सिखाता है कि ये मतभेद को कैसे स्वीकार किया जाए और विभिन्न मतभेदों के बीच कैसे काम किया जाए। यानी जो हमारा समावेश है वो हमें मतभेदों को स्वीकार करना और मतभेदों के बीच में रहकर काम करना भी सिखाता है, ताकि हम अच्छे से कंफर्टेबल हो सकें, ठीक। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाधाओं को दूर करने और बाधाओं की पहचान करना शामिल है। यानी समावेश में हम ये भी सीखते हैं कि किस प्रकार से हम बाधाओं को दूर करते हैं और बाधाओं को कैसे स्वीकार करें, ये भी हम इस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे आगे इसी में हम चलते हैं। सर्वेक्षण का उद्देश्य विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्रित करना, मिलान करना और विश्लेषण करना। यानी देखिए जो हमारी जितनी भी जानकारी होती हैं उनको एकत्रित करना, यानी इकट्ठा करना, मिलान करना और विश्लेषण करना इसका मेन उद्देश्य है, ताकि बेहतर नीतियाँ और पाठकों को विकसित किया जा सके। यानी जो हमारी नीतियाँ हैं वो बेहतर हो सके और ये विभिन्न प्रकार की साक्ष्य संरचनात्मक और समस्या संसाधनों को प्रोत्साहित करती हैं। यानी ये बढ़ाने में भी हमारा योगदान देती हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सभी छात्रों को भागीदारी, स्थितियाँ और उपलब्ध समावेशन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। यानी जितनी भी हमारी स्थितियाँ हैं और जो भी हमारी उपलब्धियाँ हैं ये सभी समावेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट पहलू वो बनती हैं। इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। उपस्थिति से हमारा तात्पर्य उन स्थान से है जहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। यानी स्कूल से है, जहाँ हम लोग स्कूल जाते हैं वहीं हमारी उपस्थिति से तात्पर्य होता है। साथ ही उन्हें नियमितता और समय की पाबंदी, भागीदारी, सीखने की उन गुणों को संदर्भित करना है जो शिक्षार्थियों के नामांकन होने के दौरान होती हैं। यानी उन सभी चीज़ों से हमारा वही तात्पर्य है जो हमारा एक समावेश में होता है। जब बच्चा स्कूल जाता है वहाँ उसका नामांकन होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे एक समावेश के अंतर्गत आती हैं। चलिए आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा समावेशन शिक्षा के उद्देश्य, कि समावेशन शिक्षा जो है उसके क्या क्या उद्देश्य हैं और हम इसमें किन किन बातों को उद्देश्य के रूप में लिख सकते हैं। हमारी जितने भी समावेशन के उद्देश्य हैं वो निम्नलिखित यानी नीचे दिए गए हैं। चलिए पॉइंट वाइज अब इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है हमारा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ये सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण, मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा मिले। यानी सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और फ्री, मुफ्त यानी फ्री और प्राथमिक यानी उच्च दर्जे की शिक्षा सभी बच्चों को प्राप्त हो सके। फर्स्ट इनका उद्देश्य यही है, ठीक है। और ये सभी के लिए, ऐसा नहीं है जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं उन्हीं के लिए, नहीं, ये सभी के लिए है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यह उन कार्यक्रमों के लिए प्रवेश द्वारा प्रदान करते हैं जो सभी युवाओं को सीखने की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यानी ये युवाओं की जो सीखने की ज़रूरतें होती हैं उनको भी पूरा करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य सभी स्तरों पर शिक्षा में उत्कृष्टता सुनिश्चित करना है। यानी जो हमारी समावेशी शिक्षा है वो सभी उद्देश्यों के स्तरों पर उत्कृष्टता यानी उसको बढ़ाना चाहती है, उसको तो बढ़ाने के लिए ले जाना चाहती है और उसे उच्च कोटि का बनाना चाहती है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। यह व्यक्तिगत शिक्षक सहायता प्रदान करती है ताकि विकलांग बच्चों भी अपनी पूरी क्षमता प्रदान कर सकें। यानी विकलांगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा समावेशी शिक्षा का लक्ष्य खासकर सबसे कमज़ोर और विचित्र बच्चों के लिए बचपन
की देखभाल और शिक्षा का विस्तार और सुधार करना है। यानी जो समावेशी शिक्षा है उसका सबसे मुख्य और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा पार्ट है, जो हमारा उद्देश्य है, वो क्या है कि जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो अबनॉर्मल बच्चे हैं उनकी देखभाल करना, उनके बचपन की देखभाल करना और उनका जो स्तर है उसमें सुधार लाना और उन्हें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करना और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समावेशी दृष्टिकोण विकल्पों और रणनीतियों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करके छात्रों की ज़रूरतों की विविधता और विकलांगों की गति का जवाब देती है, यानी उनको बढ़ाती है और उनकी जो विकलांगों की विस्तृत श्रृंखला है उसको भी अच्छा इम्प्रूव करने में मदद करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा समावेशी शिक्षा का महत्व। ये समावेशी जो शिक्षा है उसका क्या महत्व होता है, चलिए अब हम उसको देखते हैं। समावेशी की प्रक्रिया विकलांग और बिना विकलांग दोनों छात्रों के लिए अधिक प्रभावी है। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ऐसा नहीं है सिर्फ विकलांग बच्चों के लिए हो, नहीं, ये विकलांग और बिना विकलांग नॉर्मल बच्चे ये दोनों के लिए ही प्रभावी है और दोनों के लिए ही लाभदायक है। ठीक है, समावेशी शिक्षा विकलांग बच्चों को अधिक हासिल करने और बेहतर कौशल प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है, क्योंकि उन्हें प्रोत्साहन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, इसलिए उन्हें अधिक हासिल करने और बेहतर बनाने और बेहतर कौशल देने के लिए वो उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हम जानते हैं कि विभिन्न अनुभव संरचनात्मक सोच की ओर ले जाने के लिए, इसीलिए संरचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक कक्षा की विविधता की एकमात्र तरीका है। यानी अगर हम अपनी क्लास में या अपने अनुभवों में संरचनात्मक सोच लाना चाहते हैं तो विभिन्न लोग जो हैं उनमें एकमात्र एक ऐसा तरीका है कि एक साथ हों, विविधता में एक साथ रहें, वही एकमात्र ऐसा तरीका होता है। ठीक है, जब भी हम नई नई चीज़ों को जान पाते हैं, नई नई चीज़ों के बारे में समझ पाते हैं, इसीलिए विविधता समावेशी शिक्षा का एक प्रमुख तत्व है। यानी जो समावेशी शिक्षा है उसका एक प्रमुख तत्व है हमारा विविधता। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा माता पिता और शिक्षक सुनिश्चित नहीं है कि समावेशी शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं। यानी जो माता पिता है और शिक्षक है वो सुनिश्चित नहीं करता कि वो समावेशी शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं या उनका क्या व्यवहार है या वो क्या सोच रहे हैं। हालांकि समावेशी शिक्षा का तात्पर्य दार्शनिक ढांचे, पाठ्यक्रम, शैक्षणिक रणनीतियाँ और संगठनात्मक संरचनाओं में बदलाव से है। यानी जो हमारा शैक्षणिक ढांचा है, जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारी शिक्षा की जो रणनीतियाँ हैं यानी टीचिंग करने की जो रणनीतियाँ हैं उनमें संरचनात्मक सोच और अच्छा बदलाव से है। हमेशा इसका मतलब ही हमेशा समावेश का मतलब ही हमेशा ये रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा समावेशी शिक्षा का अभ्यास करने वाले समाज अपनी रचनाओं को अनुकूलित करते हैं ताकि बच्चे उम्र, लिंग या स्थिति परवाह किए बिना किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना अपने मूल अधिकारों का आनंद ले सकें। यानी वो अच्छे से आगे बढ़ सकें और कोई भी उनके साथ या उनमें कोई भी भेदभाव ना हो, इसीलिए वो इस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को अभी तक समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा के अनुसार स्कूल का दायित्व है कि वह हर उस बच्चे को स्वीकार करे जो शिक्षा चाहता है। इस तरह गरीबी और भेदभाव के चक्र को तोड़ने के लिए विकलांग छात्रों के उनकी परिवारों को शिक्षित किया जाना चाहिए। यानी देखिए, जो समावेश के जो स्कूल्स हैं, जो समावेश को मानते हैं, उनका ये मानना है कि हर स्कूल को हर बच्चे को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। और ये गरीबी, विकलांगता, ऐसे जो चक्र बने हुए हैं हमारे समाज में, उनको तभी तोड़ा जा सकता है जब हम उन्हें
स्वीकार करेंगे और उनके जो माता पिता हैं, उनके जो परिवार वाले हैं, उनके जो दिमाग की विकलांगता है, यानी कि नहीं ऐसे बच्चे नहीं पढ़ते या ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, ये जो गलतफहमी है, ये जो गलत मेंटेलिटी बनी हुई है सभी लोगों में, ये ताकि समाप्त हो जाए, ये पूरी ख़त्म हो जाए और उनके परिवार वाले भी शिक्षित हो जाएं और वो इस चीज़ को समझें कि नहीं सब लोग बराबर हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पॉइंट है समावेशी शिक्षा का दायरा। अब समावेशी शिक्षा का क्या दायरा है, अब हम उसको जानेंगे और किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इस तथ्य की मान्यता शिक्षा और समाज में समावेशी का योगदान देना है, यानी ये जो समावेशी शिक्षा है उसका मेन मोटिव यही है कि पूरे समाज में समावेशन जो है उसको बढ़ाना, उसके योगदान को बढ़ाना और सभी बच्चों को समान सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना और सभी को समान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यह मूल्यों के विकास, सामुदायिक भवन और उपलब्धियों में स्कूल के महत्व पर जोर देता है, यानी ये जो हमारा मूल्यों के विकास हो गए, सामुदायिक भवन हो गए और जितने भी हमारी उपलब्धियां हैं, चाहे वो स्कूल की उपलब्धि हों या हमारे कॉलेज की हों या हमारी किसी से रिलेटिव जो हमारी उपलब्धियां हैं, उनको उनके महत्व पर जोर देता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा समावेशन स्कूल और उनके समुदायों के बीच पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध स्थापित करता है, यानी जो हमारा समावेशन है वो स्कूलों और समुदायों के बीच पारस्परिक रूप में यानी सही रूप में सही प्रकार से अच्छे लाभकारी संबंध स्थापित करने में जोर देता है या इम्पोर्टेंस रखता है, या फिर कह सकते हैं ये मदद करता है अच्छे संबंध, लाभकारी संबंध बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा समावेशी शिक्षा में सभी छात्रों के लिए स्थानीय क्षेत्र में पूर्ण शिक्षा सुलभ होती है, यानी जो हमारा स्थानीय क्षेत्र होता है, जो भी हमारे स्थान के आसपास जहां हम रहते हैं उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है उसमें पूर्ण शिक्षा, पूरी शिक्षा को सुलभ यानी पहुंचाने तक की जिम्मेदारी, पहुंचाने तक का प्रयास करता है। ठीक है, कौन? समावेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक प्रत्येक छात्र के लिए भागीदारी और सीखने की बाधाओं को कम करना है। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट कदम है या महत्वपूर्ण कदम है वो कौन सा है कि प्रत्येक सभी छात्रों के लिए भागीदारी और जो हमारे सीखने की भावनाएं हैं उनको ज़्यादा बढ़ाना और जो उनकी बाधाएं होती हैं उनको कम करने का प्रयास करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है समावेशन छात्र के बीच के अंतरों को समझने जिनका उपयोग सीखने को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ना कि उसे दूर करने के संघर्ष के रूप में। यानी जो हमारा समावेशन है उसमें जो छात्र हैं उनका जो अंतर है वो इसलिए दूर किया जाता है दूसरे लोगों के साथ ताकि वो नई नई चीज़ें सीख सकें, ना कि वो संघर्ष कर सकें। इस रूप में नहीं देखा जाता कभी भी समावेशन को, ताकि वो अच्छी अच्छी चीज़ें सीख सकें, अच्छे अच्छे बिहेवियर सीख सकें, अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें सीख सकें, इस रूप में देखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यह कार्यक्रम सभी बच्चों को दोस्ती विकसित करने का मौका देता है। दोस्त होना सीखने और बढ़ने का एक शानदार तरीका है। कैसे? क्योंकि जब हम दोस्त बनाते हैं तो हमारी जो भावनाएं होती हैं, हमारे मन की भावना, हमारे जितने भी प्रकार के भावनाएं हैं, जितनी भी प्रकार की भावना होती हैं वो हम मोस्टली अपने दोस्त के साथ शेयर करते हैं। तो दोस्त बनाना, उनसे सीखना, इन सभी पर वो गौर देते हैं, इन सभी पर प्रकाश डालते हैं और इन सभी पर एक मजबूत पकड़ बनाने के लिए भी वो ऐसा करते हैं ताकि जो भी बच्चे हैं वो सभी के साथ कंफर्टेबल हो जाएं। जब तक किसी का दोस्त नहीं होता तो वो ज़्यादा चीज़ें भी नहीं सीख पाता। कुछ बच्चे बहस में सीख जाते हैं, कुछ बच्चे देखा देखी सीखते हैं। इसीलिए समावेशन उनके दोस्तों पर भी जोर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा समावेशन शिक्षा के प्रभावी करने वाले कारक। समावेशी जो शिक्षा है उसको कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो उनको प्रभावित करते हैं, जो कि निम्नलिखित दे रखे हैं, वो हम नीचे पढ़ेंगे। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कारक है हमारा ये कि हमारा छात्र विविध है। अब कैसे छात्र विविध है, चलिए इसको पढ़ते हैं। बच्चों की
विशेषताएं कई कारणों से भिन्न होती हैं, यानी हर बच्चे की अलग अलग विशेषताएं होती हैं और सबकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं, भिन्न होती हैं, जिसमें उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रेरणा स्तर, सीखने की क्षमता, अध्ययन की आदतें और रुचियाँ शामिल हैं। यानी जब हम किसी भी बच्चे को देखते हैं तो उसकी जो अध्ययन कौशल है, जो उसका पाठ्यक्रम है या सीखने की जो क्षमता है, वो सभी से अलग होती है और अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, इसीलिए शिक्षा के लिए एक समूह के रूप में हितों की इतनी विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यानी सभी को संबोधित करना और सभी के बारे में बताना एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सेकंड है हमारा शिक्षक की तैयारी, यानी जो हमारा टीचर है उसकी क्या तैयारी होती है। शिक्षक की तैयारी, कक्षा में विविधता से निपटने के लिए शिक्षक के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। यानी कक्षा में जब अलग अलग प्रकार के छात्र होते हैं तो उनकी जो विविधता है उनसे निपटने के लिए शिक्षक जो होता है यानी टीचर जो होता है उसे विशेष प्रशिक्षण यानी एक ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होती है। इसके बावजूद हमारे भारत में इस आवश्यकता को पूरा करने में विफलता है। यानी हम इसके बावजूद भी कि हाँ हमें ये इम्पोर्टेंट लगता है, पर फिर भी हम इसको नहीं कर पाते हैं पूरा, क्योंकि कहीं ना कोई प्रॉब्लम होती है, या ये भी कह सकते हैं हम कहीं ना कहीं अभी भी अपने देश में इस चीज़ को लेकर पीछे हैं। तभी ये चीज़ें हमें पढ़ाई जा रही हैं और तभी हमें इन चीज़ों को लेकर जागरूक होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। ये हमारा तीसरा पॉइंट है आधारभूत संरचना। जो हमारी आधारभूत संरचना है, जैसे कि जो बेसिक है, उस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एक समावेशी कक्षा को एक उपयुक्त स्थान और स्थान के साथ अच्छी तरह से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। यानी जो हमारा क्लासरूम है वो एक बहुत अच्छा होना चाहिए, जो उसका स्थान है वो भी अच्छा होना चाहिए और जो उसकी व्यवस्था है वो भी अच्छी होनी चाहिए। क्यों? अगर हमारा स्कूल जो है वो एक शराबी इलाके में है, क्या उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा? नहीं। अगर वो एक अच्छी जगह है तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर वो अच्छा है तो उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्लास में नई नई चीज़ें हैं, क्रिएटिविटी है और नई नई ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच्चे लर्न करेंगे तो वो अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्लासरूम का भी अच्छा होना आवश्यक है। इसलिए हमारे देश में अधिकांश स्कूलों में बुनियादी शिक्षा सुविधाओं का अभाव है और यही कारण है कि हमारे स्कूल में जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बुनियादी जो सुविधाएं होनी चाहिए, उनका अभाव है, वो नहीं है। हमारे अभी तक हमारे भारत में वो चीज़ें नहीं हैं। इसीलिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शांत और हवादार कक्षाएं, कक्षा के अंदर और बाहर मुख्य आवाजाही, खेल के मैदान और अन्य सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को प्रदान करना आवश्यक है। यानी जो हमारा क्लासरूम होना चाहिए, जो हमारा स्कूल होना चाहिए, वो एक ऐसी जगह हो जहाँ ज़्यादा शोर शराबा ना हो, ताकि बच्चे परेशान ना हो, वो डिस्ट्रैक्ट ना हो। शांत होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, ताकि उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। और मुख्य द्वार मुख्य जो हमारा द्वार होता है, वहाँ खेल का मैदान होना चाहिए और सह पाठ्यक्रम होने चाहिए और बहुत सारी गतिविधियां भी होनी चाहिए। इन सबको बढ़ावा देना चाहिए। अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है संसाधन। अब संसाधन देखिए, हमारे स्कूलों में जो संसाधन नहीं है उनको उपलब्ध कराने चाहिए। नई नई संसाधन होने चाहिए ताकि हमारे जो स्कूलों के बच्चे हैं वो एक अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। अगर हमें एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है तो उसके लिए अच्छे संसाधन का भी होना आवश्यक है। चलिए इसको पढ़ते हैं। हमने अभी तक यह नहीं खोजा है कि बच्चों की सीखने में मदद करने के लिए संसाधनों का उपयोग कैसे करें। यानी अभी तक हमें ये तक नहीं पता चला कि बच्चों को सीखने के लिए कैसे हम संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे हम संसाधनों से उन्हें समझा सकते हैं। इसके अलावा शिक्षक विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक सामग्री के माध्यम से छात्रों को मार्गदर्शन करने में सक्षम नहीं है। यानी अभी तक भी हमारे स्कूलों में जो शैक्षणिक सामग्रियां होती हैं, जो हमारे संसाधन हैं, उनसे समझाने
के लिए वो अभी भी सक्षम नहीं है, वो अभी भी इतना अच्छा मार्क नहीं ले पाते हैं। ठीक है, स्कूल पूरी तरह से सुसज्जित नहीं है, खासकर जो स्कूल सामग्री क्षेत्र में स्थित हैं, यानी जो स्कूल सामग्री क्षेत्रों में स्थित हैं वो भी अभी तक सुसज्जित नहीं हो पाए हैं। इसके अलावा बच्चों के विभिन्न समूहों के साथ व्यवहार करते समय पेशेवर सहायता प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, यानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कैसे व्यवहार करते हैं। जैसे कि आपने स्कूलों में भी देखा होगा, जो हमारे संसाधन हैं वो कम हैं। कैसे संसाधन हैं, जैसे कि अगर आपके पास साइंस रही होगी तो हर स्कूल में एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाते, अगर टीचर दिखा भी दे तो हर बच्चे को नहीं करने देते, जिसकी वजह से बच्चा नहीं सीख पाता। थ्योरी में जो वो सीखता है वो प्रैक्टिकल में नहीं सीख पाता। अगर वो प्रैक्टिकल करे तो वो उस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से सीख सकता है। इसीलिए ये क्या है, ये संसाधनों की कमी है। अगर सारे संसाधन हमारे स्कूलों के पास उपलब्ध हों तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी, जैसे कि हमारे स्कूल था, अगर आप लोगों के पास भी साइंस रही होगी तो आपने भी ये देखा होगा कि आपको भी साइंस में ज़्यादा कोई एक्सपेरिमेंट करके नहीं दिखाते, बल्कि अगर करना भी होता है तो सिर्फ एक टीचर कर देती हैं और सारे बच्चे देख लेते हैं, बस फिनिश। वो आपको करने का मौका नहीं देते, जिसकी वजह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम एक्सपेरिमेंट से या फिर संसाधनों से सीख पाते हैं, पर वो रह जाता है। जैसे कि जब मैं भी स्कूल में थी तो हमारी भी टीचर ने लिटमस पेपर होता है ना, उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया था, शार और लवड़ का। बस उन्होंने किया, एक मेरी मॉनिटर ने किया, फिनिश। मुझे कुछ समझ नहीं आया उस टाइम पे। शायद अगर मैं भी करती तो होता कि हाँ मुझे भी कुछ समझ आता, बट हमारे स्कूल के पास इतने संसाधन नहीं थे उस टाइम पे कि हाँ ऐसा पॉसिबल हो पाता, या इतने लिटमस पेपर नहीं थे। तो यही है, संसाधनों की कमी के कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों की छूट जाती हैं, जो आज भी पॉसिबल है हमारे देश में, जिसकी वजह से कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पड़ता है हमारा मूल्यांकन। उसको करने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्सों के साथ, क्योंकि अकेले पास होने में सच में कोई मज़ा नहीं है जब तक आप अपनी फ्रेंडों के साथ शेयर ना करें। चलिए जल्दी से फटाफट कर दीजिए, आई होप आपने कर दिया होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मूल्यांकन। मूल्यांकन के अंदर हम देखते हैं हमारे मूल्यांकन प्रणाली इतनी कठोर है और बच्चों को गलत मूल्यांकन किया जाता है, यानी जो हमारे भारत देश की मूल्यांकन प्रणाली है वो बहुत ज़्यादा कठोर है और कभी कभी गलत मूल्यांकन भी कर दिया जाता है। विविध शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मूल्यांकन प्रणाली को लचीला होना चाहिए, यानी जो हमारी मूल्यांकन प्रणाली है, हमारे देश की जो मूल्यांकन प्रणाली है उसको लचीला होना चाहिए, ताकि जो सभी स्टूडेंट हैं उनकी जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें कम किया जा सके। और पढ़ने और लिखने के अलावा अन्य प्रकार की मूल्यांकन भी नहीं है, यानी हमारे देश में सिर्फ पढ़ाई को महत्व दिया जाता है, लिखने को महत्व दिया जाता है, पर अन्य प्रकार की कोई भी मूल्यांकन प्रणाली नहीं है। जिसके कारण से क्या होता है कि जो खेल वगैरह होता है उस पर हम ध्यान नहीं दे पाते, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मन उठ जाता है पढ़ाई से और वो स्कूल छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है और उनकी जो शिक्षा है वो भी बीच में ही छूट जाती है। नेक्स्ट हमारा निष्कर्ष आता है। निष्कर्ष जो आप अगर चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा, और ये कुछ मुख्य पॉइंट हैं या मुख्य बिंदु हैं, अगर आप चाहते हैं तो पढ़िए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने पढ़ाया है वो भी बहुत है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो। ठीक है, अगर आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया तो ये भी बहुत है, और आपका एग्ज़ाम इसी से बहुत अच्छा जाएगा और आपकी परसेंटेज भी अच्छी बनेगी। ठीक है, देख लीजिए ये हमारा यहाँ चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है। ओके, हमारा ये पूरा चैप्टर फिनिश है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो और अच्छे से सारा हो गया हो और आपने नोट्स भी बनाए हो। चलिए करते हैं इस वीडियो को बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।